बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। शुगर का मर्ज दुनिया भर में बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी इसके मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अब तो हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बहुत यंग लोगों में हो रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं, शुगर क्यों बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर का क्या रोल है, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। और हमारे मेहमान शख्सियत में डॉक्टर M.A. इब्राहिम, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ताहिर मेडिकल सेंटर कराची। साथ ही दूसरे मेहमान शख्सियत हमारे हैं डॉक्टर सुहेल अबरार। डॉक्टर सुहेल अबरार कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं द पहाड़ इंस्टीट्यूट कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह कर। थैंक यू डॉक्टर शाहिद फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन ऑन डायबिटीज। डॉक्टर M.A. इब्राहिम, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि डायबिटीज होती क्या है और इसकी इकसाम क्या क्या है? डायबिटीज जैसे आपने अभी फरमाया कि बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रही है और माशाल्लाह पाकिस्तान में करप्शन की तरह बहुत तेज़ी से फैल रही है। एंड प्रेजेंटली वी आर नंबर 4 इन द वर्ल्ड। 3.5 करोड़ के करीब लोग हैं डायबिटीज़ में और एक अंदाज़ा है कि अगले 20 साल में ये 6.5 से 7 करोड़ तक पाकिस्तान में हो जाएगी। हम जो प्रिवलेंस की बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया में हम नंबर 1 है। समथिंग अराउंड 30% ऑफ आर एडल्ट पॉपुलेशन, यानी वो लोग जो 20 साल से लेके 80 साल की उम्र तक में है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के हर 4 लोगों के घर में एक बंदा उसको डायबिटीज़ है। अब जाहिर है कि डायबिटीज़ इतनी प्रेवलेंट है और ख़ास करके 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 बहुत कम है। और जैसा कि एक और बात है कि क्यों डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी मेन वजह बढ़ता हुआ मोटापा, जो इस मुल्क में भी और हमारे बच्चों में भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पेशाब की शुगर है या खून की शुगर है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है? फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी मेरी शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, अमूमन हम कहते हैं कि 180 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा मेरे खून में बढ़ेगी, तो वो फिर कुदरत का निज़ाम है, वो यूरिन से ज़ाया होने शुरू होगी, तो यूरिन में आना शुरू होगी। ये मिसकंसेप्शन है। शुगर हमेशा ब्लड से शुरू होती है और जब बढ़ती है तो मेरे गुर्दों के ज़रिए खारिश होती है। वेरी सेल्डम हम कभी देखते हैं कि कुछ लोगों को शुगर, जो हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, वो यूरिन में आती है, बट ये वो डायबिटीज़ नहीं होती। ठीक है, आपने वज़न की बात की, वज़न के साथ और क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती? देखिए, वज़न तो इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो वो वज़न के ऊपर है, जिसके ऊपर हम आगे जाके बात कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी वजह हैं। सबसे मेन रीज़न है इज़ लाइफ़स्टाइल। जब हम लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं कि फिज़िकल इनएक्टिविटी, हमारा चलना-फिरना हमारी डेली लाइफ़ से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेबी फॉर एनी रीज़न, शहर में जगह नहीं है, सेफ नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिज़िकल इनएक्टिविटी इतनी बढ़ गई है। और हमारे बच्चों में ख़ास करके आजकल एक, वो मैं कहता हूँ ना कि बच्चों से हम पूछेंगे कि बेटा आप गेम खेलते हो? तो वो कहता है कि हाँ अंकल मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो? तो वीडियो गेम्स खेलता हूँ। नहीं, इवन वो फुटबॉल और क्रिकेट भी अपने मोबाइल और कंप्यूटर पे खेलते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि हमारा, और नॉट इवन हमारे बच्चों का, हमारा अपना, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का, सबका आजकल जो हम कहते हैं ना स्क्रीन टाइम, जो वक्त हम स्क्रीन के सामने या मोबाइल में या लैपटॉप के सामने है, या आप और मैं ऑफिस में, या जो वर्किंग ग्रुप है जो कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारते हैं, तो दैट इज द मेन रीजन कि हमारा चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है इससे। दूसरा ये कि वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल, जो खाना हम खाते हैं, जो मिसाल के तौर पे आजकल आप देखेंगे कि फास्ट फूड का इतना ट्रेंड बन गया, ये एक फैशन बन गया है। होम डिलीवरी के बाद से जो है ना, ये तो और आसान हो गया। तो खासकर होम डिलीवरीज भी कब ज़्यादा शुरू हुई? कोविड के बाद।
तो लोगों ने होम डिलीवरी किया। फिर आप रमज़ान में देखेंगे, लोगों को देखेंगे मिडनाइट इनके जो पैकेजेस होते हैं, जो डील्स आती हैं, उसके लिए हम इंतज़ार करते हैं। एंड दे हैव ऑलवेज टारगेटेड आवर चिल्ड्रन, बच्चों को टारगेट करते हैं। इसीलिए हमारे जवान नस्ल भी अब बहुत मोटापे में जा रही है। दूसरा ये कि हम थोड़ा-सा नेचर से दूर हट रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग गाँव से शहर में आ रहे हैं। तो शहर में जो लाइफ़स्टाइल है, हम सब जल्दी में हैं, खाना हमारा फ़ास्ट फूड। हम प्रोसेस्ड फूड का इतना दौर हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारे जूसेस हैं, वो सारे प्रोसेस्ड हैं, हमारी चिकन है, वो भी प्रोसेस्ड है। तो और इससे भी ज़्यादा हमारा बेकरी के आइटम है, हमारी मिठाइयाँ आप देखें। जब एक वक़्त था कि हम तो एक डॉक्टर एक गली में होता है, तो दूसरा सोचता है कि मैं इस गली में क्लिनिक खोलूँ या नहीं खोलूँ? लेकिन आप एक चौराहे पे चले जाए शहर में, तो 6 मिठाइयों की दुकान वाला बड़े कॉन्फिडेंस से खोलने सब चल रहे। अब क्या जैसे डॉक्टर अमीर इब्राहिम ने कहा, मिठाइयों से दिल के अमराज का क्या ताल्लुक? हाँ, देखें मतलब मिठाई में सिर्फ दिल का मर्ज़ नहीं है, ये इनके लिए, इनके मरीज़ों के लिए भी है, मेरे मरीज़ों के लिए भी है। तो एक तो ये कि शुगर जो है ना, कहते हैं कि ये माँ है बीमारियों की। तो शुगर जहाँ आती है, वहाँ जहाँ सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ दिल की बीमारी भी साथ-साथ आती है। और फिर मिठाइयों में जितनी भी एनिमल सोर्स से हमारे पास जो है फैट आती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हम जो है वो मिठाइयों में बहुत जगहों पे असली घी यूज़ हो रहा होता है, खोया यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर असली नहीं होता है, तो जो वेजिटेबल ऑयल है, वो भी जो है, जो आपकी जो क्वालिटी होती है, और फिर ये है कि वो हाइड्रोजनेटेड जो घी होता है, वो सारे नुकसानदेह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है, वो बढ़ाती हैं। डॉक्टर सैयद पहले सुनते थे कि देसी घी बड़ा अच्छा है, और बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि हम तो देसी घी खाते थे और जो है हम फिट रहते थे। अब ये ऑयल का चक्कर डाल दिया तुम लोगों ने, तो अब जो है वो मसले मसाइल होते हैं। इस बारे में बताएं। नहीं, बड़े बूढ़ों की एक्टिविटी तो देख लें, उनका लाइफ़स्टाइल क्या था, जब भी डॉक्टर इब्राहिम ने कहा है, उनका लाइफ़स्टाइल देख लें कि वो जो है खाते तो थे, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करते थे। तो मतलब उन्होंने जो है मेहनत करनी होती थी, पैदल चलना होता था, खेतों में काम करना होता था। इवन हमारे घर की औरत जो आज जितनी बिज़ी तो बहुत है, लेकिन ये फिज़िकल वर्क वो क्या कर रही है, पहले तो जो है वो पानी भी भर के लाती थी, चक्की भी पीसती थी, और सारे घर के काम में और खेतों में हेल्प करती। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर ख़त्म हो गया एनर्जी का, तो वो जो है, जो आपकी बॉडी में फिर वो जमा होती है, तो फिर वो जो है आपके मोटापे का भी बायस बनती है, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो आपकी खून की नालियों में भी जमा होता है। और जब ये जमा होता है, और जहाँ-जहाँ खून की नालियाँ हैं, वहाँ ये डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और जो सबसे नाज़ुक अल्लाह ने बनाई, मैंने कहा एक सर्किट ब्रेकर बनाया हुआ है। ये होता है ना दिल जो है, हालाँकि इतनी सारी खून की नालियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ मसला आता है। और मैंने कहा सर्किट ब्रेकर है, आपने बंद करना हो ना लाइट पूरे घर की, तो ठक करो और पूरी गई लाइट। तो इनकी कुछ जो है ना स्पेशल जो है दोस्ती है कोलेस्ट्रॉल से। तो पहले जो है वो इधर जमा होता है, उसके बाद फिर हमारी जो ब्रेन की नाली है, उनमें जमा होता है। तो 2 मेजर जो इसके टारगेट्स हैं, वो हार्ट अटैक है, और जो है आपका स्ट्रोक है या फालिक है। आजकल कोलेस्ट्रॉल की दवाई बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती है। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो वो फ़ौरन कहता है कि भाई आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा है और आप जो है कोलेस्ट्रॉल की बोरी पे लगते हैं। कुछ कहते हैं कि इन कोलेस्ट्रॉल की बोरियों से शुगर हो जाती है। सो मरीज़ जो है ना वो कहता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करें इस दवाई से, और दूसरी तरफ शुगर हो जाएगी। इस बारे में बताएं। देखें, मसला यही है कि हमें हर चीज़ में देखना पड़ता है। बिल्कुल एविडेंस है कि कोलेस्ट्रॉल की गोलियों से शुगर हो सकती है, लेकिन ये कि वो बहुत ही स्मॉल नंबर्स हैं जिन्हें होती है, और जो उसका बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वो उस तरफ हम कहते हैं कि नहीं भी देना चाहिए। जहाँ तक ये है कि जाती शुरू हो जाती है, डे बाय डे जो एविडेंस आई है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर से, जितना कम होगा उतने आप प्रोटेक्टेड होंगे। और अब जो अभी रिकमेंडेशन जो यूरोपियन सोसाइटी की है, उसमें तो कहते हैं लेस देन 55, लोअर लिमिट कोई नहीं। पहले होता था हम लोग डरते थे नीचे ले जाते हुए, लेकिन अब जो आजकल की दवाएं हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बिल्कुल नीचे ले जाती हैं। और उसके भी जो ट्रायल्स हुए हैं, उसमें देखा कि इसका कोई बुरे असरात नहीं है। और बहुत सारी जो है वो जो रिसर्च है, उसने बताया कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ बहुत जगहों पे ब्रेन में लोकल प्रोडक्शन होती है। तो ये लिवर में जो बनता है, जो आपके आता है सर्कुलेशन में, ये जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो
तो इस वजह से नीचे रखते हैं। अभी भी जिन लोगों को कोई डायबिटीज़ नहीं है, फालिज नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, उनका लेवल अभी भी बहुत जनरस है, बहुत ऊपर रखते हैं। पर इसके ऊपर भी एक डिबेट चल रही है कि जो है ये हम वेट क्यों करते हैं कि इवेंट हो जाएगा फिर हम 55 पे जाएँगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम 190 तक जो है वो वेट कर रहे हैं। तो हम इतने खतरनाक इवेंट्स हैं, पहले कंट्रोल करने चाहिए। तो फ्यूचर में मेरे ख़्याल से ये और ज़्यादा इंटेंसली कंट्रोल होगा उन लोगों के लिए भी जो अभी डिज़ीज़ जिनको नहीं हुई है। तो क्या अब बताएं कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए? लेकिन डायबिटीज़ की जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, एक चीज़ आपकी इजाज़त से भी मैं ज़रा ऐड कर दूँ इनकी बात पे। तो यस, एंटी लिपिड थेरेपी से शुगर होने के वेरी मिनिमल चांस, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा हुआ है जिनमें शुगर की टेंडेंसी है। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जो अगर प्री डायबिटीज़ है, लेकिन उनमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उन दवाइयों का फ़ायदा ज़्यादा है। मेरी शुगर इतनी बहुत कम लोगों को, हार्डली 10% पीपल दे डू गेट डायबिटीज़ हू आर एट रिस्क। अब कॉम्प्लिकेशन है ना डायबिटीज़ में 2 तरह के। एक तो ये कि जिसको मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन थोड़े फ़ौरन आते हैं वक़्त और थोड़े डेंजरस होते हैं। लाइक मेरी शुगर बहुत लो हो गई जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम डिस्कस कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा शुगर लो हो गया तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मैं एक सी में बैठा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को धुंधलापन नज़र आ रहा है। तो वो कैफ़ियत जब होती है तो मेरा शुगर लो हो गया अगर मैं शुगर का मरीज़ हूँ। और अक्सर बेशतर यही होता है कि मैं वक्त पे नहीं खाया, तरीके का नहीं खाया, या गलती से इंसुलिन ज़्यादा लगा ली, या मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ उस दिन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो उसके फिर मसले होते हैं कि मैंने जो अक्सर ये होता है कि लोग दवाई नहीं लेते हैं, परहेज नहीं करते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, तो ये भी हो सकता है। फीकी चाय पी के गुलाब जामुन खा। तो वो शुगर हाई हो गई तो फिर मुझे वॉशरूम बार-बार, मुझे पानी की प्यास ज़्यादा लगी, मुझे थकावट महसूस हो गई, मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो भी होता है कि फ़ौरन शुगर मैं चेक कर लूँ। तीसरा होता है कि कभी-कभी होता है ख़ासकर टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमें डर हमेशा रहता है, और आजकल जो हम एक शुगर की दवाई यूज़ करते हैं जिसको SGLT2 या एम्पा और डापा ग्रुप हम कहते हैं, कि उनमें या टाइप 1 में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मेरे खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और ये कभी-कभी अल्लाह ना करे इसको हमने सही टाइम पे डायग्नोज़ ना किया और इसको इलाज ना किया, तो उसमें लोग बेहोश हो जाते हैं और वो कभी अल्लाह ना करे जानलेवा भी साबित होते हैं। दिस आर द कॉमन शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में ये है कि वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ खून की नसें हैं, वहाँ पे डायबिटीज़ में अपना कॉम्प्लिकेशन करना है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे। जैसे तो हम डिवाइड करते हैं छोटी नसों की बीमारियाँ जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और बड़ी नसों की मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर में क्या होता है विच आर वेरी कॉमन, इवन जो प्री डायबिटीज़ में भी होती हैं बहुत कॉमनली, कि मेरे जो आँखों की बीमारी हो गई, डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे कॉमन वजह है डायबिटीज़, ब्लाइंडनेस की। मेरे गुर्दों की मुझे बीमारी हो गई कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, लोगों के 40% डायबिटिक लोगों के गुर्दे डैमेज होते हैं। मेरे पैरों में हो गया कि डायबिटिक की नसें कमज़ोर पड़ गई, फिर मुझे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक वजह जो होती है गैंग्रीन की या पैर कटने की, वो भी खून की नसों में से वो हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जो बहुत है, जिसके पर अभी भी कोई ऐसा हमें खातिर का इलाज नहीं है, लेकिन ये भी एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ चुभते हैं, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी मेन जिसको हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर जैसे अभी बात हो रही थी, डॉक्टर सोहेल कह रहे थे, ये 2 जगह को मेन टारगेट करती है। एक है मेरे दिल को, तो उसका प्रॉब्लम्स हमें होते हैं दिल से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर्स और हार्ट फेलियर। एक होता है मेरे दिमाग को, कभी-कभी हम वक्ती तौर पे हमारी कमज़ोरी आ जाती है जिसको हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहते हैं, और या कुछ लोगों में फालिज का होता है कि कभी फालिज हुआ और आपने देखा तो उनको तो डायबिटीज़ हो गई है।
एक जो कॉम्प्लिकेशन है जो आज के दौर में पूरी दुनिया का फोकस है, वो है लिवर डिजीज। पहले आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में कि हर बंदा कह रहा है मुझे फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड पे होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को फैटी लिवर है, जो डायबिटीज है, उनमें कुछ टेस्ट और होते हैं, लेकिन उनको आगे जाके लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और फिर आपका कैंसर हो सकता है, जो पहले अमूमन हम कहते थे हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियों में होता है। तो उसके भी कुछ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले डायबिटोलॉजिस्ट, फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपका कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, अब हमारे साथ है ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट भी बैठेंगे, तो ये बीमारी सबको साथ लेके घूमेंगे। इसका मतलब ये है कि सब हमें एज अ फिजिशियन दोस्ती रखे। कैसे टीम में होती है। डॉक्टर सुहेल ये बताएं कि सर ने जैसे डॉक्टर एम ए इब्राहिम ने बताया कि कुछ दवाइयां हैं जो हम शुगर के लिए देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जैसे डापा है और डापा एचएफ ट्रायल भी हुए और ये कार्डियोलॉजिस्ट इसको बड़ा प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी दवाई है। क्या ये बगैर शुगर के तीनों में भी दी जा यानी देखें, ये बहुत इस वक्त जो कुछ दवाएं हमारे पास आई हैं, जिसको मैं तो कहता हूँ कि मैजिक ड्रग्स हैं, इनको जहाँ यूज़ करो कहते हैं कि इसका फ़ायदा हो रहा है और उससे बहुत लोगों को जो है बेनिफिट हुआ है। तो ये जो डापा या एम्पा या SGLT2 इनहिबिटर्स जो होते हैं, ये इनिशियली डायबिटीज़ के लिए आए थे और डायबिटीज़ में ही यूज़ हुए थे। और फिर उसके बाद जो है कुछ स्टडीज़ हुई जिनने बताया, और ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ के साथ हार्ट फेलियर था, जो लंग्स में पानी वगैरह आता है, उसमें यूज़ करना शुरू किया, तो पता चला कि उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इनिशियली वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में यूज़ होती थी, लेकिन फिर जो है कुछ और जो है रिसर्च हुई और ये पता चला कि जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, और हमने यूज़ करनी शुरू की। इसमें जो सबसे बड़ा जो अभी तक प्रॉब्लम आता है कि जब जिसको डायबिटीज़ नहीं है और उसको ये दवा लिख दें, तो मेडिकल स्टोर वाला सबसे पहले पूछता है कि आपको शुगर हो गई? क्योंकि वो मोहल्ले का होता है, जानता है। अब वो कहते हैं नहीं, कहते हैं डॉक्टर साहब ने आपको गलती से शुगर की दवा लिख दी। वो मरीज़ बेचारा खाता ही नहीं। तो मेरा तो रूटीन है कि मैं उन्हें समझा के भेजता हूँ कि भई ये दवा डायबिटीज़ की थी, पर अब दिल के लिए। अब दिल की बीमारियों में पहले हमें जो बीमारियाँ जिसमें कि दिल का काम फंक्शन कम हो जाता है, दिल कमज़ोर होता है, उसमें एविडेंस आया कि भई ये काम कर रही है। वहाँ हमने यूज़ किया। उसके बाद जहाँ पे दिल का काम नॉर्मल है, बट कुछ और वजूहात हैं जिससे उस दिल के पट्टे थोड़े सख्त हो गए हैं और उसकी वजह से जो हार्ट फेलियर या लंग्स में पानी या सांस फूलना हो रहा है, और उसके लिए दवाएं जो हैं बहुत अच्छी हमारे पास नहीं थी। तो ये प्रूव हुई कि तो उसमें भी काम कर रही है, और वहाँ पे भी हमने यूज़ किया और बिल्कुल वहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह की दवाएं जो हैं ये आई हैं कि जिनके मल्टीपल बेनिफिट है, वरना मोस्टली होता था ये दवा एक चीज़ को ट्रीट कर रही है और दूसरे को ख़राब कर रही है। डायबिटीज़ में भी ऐसे ही था। फिर पहले ये लोग फोकस करते थे कि डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा हो जाए, ट्रायल आया कि कंट्रोल तो अच्छा कर लिया, बट मरीज़ फिर भी जो हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं और उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो वो फिर पता चला कि ये जो साथ में कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इसके साथ किया जाए। तो ये पूरी एक वक्त के साथ साथ चीज़ें डेवलप हुई हैं। वहाँ से सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करना, वहाँ से अब जो भी डॉक्टर इब्राहिम ने कहा सबको साथ बैठ के हमें लेके चलना है, टीम अप्रोच है। तो बिल्कुल दवाएँ बहुत अच्छी आई हैं, और वो दवाएँ जो डायबिटीज़ की थी वो हमारी तरफ आ गई हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा जो है हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और वहाँ से हमारा एक रिलेशनशिप गया है ना, हमारा बन गया है एंडोक्राइन और कार्डियोलॉजिस्ट का। तभी तो साथ बिठाया। वो साथ पे तो फिर ये बताएं कि नया टेस्ट है, सीटी स्कैन है, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग, जी। इस पे आजकल बड़ा लोग चाह रहे हैं कि पता करें कि शरीयानों के अंदर कैल्शियम कितना ज़्यादा है और फ्यूचर रिस्क कितना है हार्ट अटैक का। नहीं, इस बारे में नहीं, नहीं, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। इसमें आम आदमी जो है, जिन लोगों को पता चलता है वो उन्हें समझ ही नहीं आता, और बाज़ वो लोग भी करवा लेते हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कैल्शियम जो है जहाँ पे भी जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो एक मजमा लग जाता है, तो जहाँ भी ये कोलेस्ट्रॉल जाता है कैल्शियम उसके पीछे जो है ना जमा हो जाता है। तो हम जो है अगर हमें कोलेस्ट्रॉल देखना हो तो फिर हमें पूरा एंजियोग्राम करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती, टाइम भी चंद मिनट लगते हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं देना पड़ता, और ये चीपर भी है कंपेयर टू एंजियोग्राफी के। तो ये जब हम उन लोगों में करते हैं जहाँ हम समझते हैं कि इनका रिस्क जो है वो क्लियरली ना लो रिस्क है और ना हाई रिस्क है। जो हाई रिस्क होते हैं किसी वजूहत की वजह से, तो उनको तो आसान होता है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा दें और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें।
जो लो रिस्क होते हैं उन्हें पता है कुछ नहीं करना, लेकिन जो बीच में होते हैं जिनमें पहले हमें डिसीजन में बहुत मसले आते थे, उनमें फिर ये बहुत यूज़फुल है। तो उसमें हम जब इसको करवाते हैं तो इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अगर कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या कि खून की नालियों में दिल की कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो भी आपका है इसको हमने बहुत नीचे रखना है। और अगर ये आता है कि नहीं वहाँ पे ज़ीरो है, तो कैल्शियम ज़ीरो है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है बट चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसमें फिर हम जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है स्टैटिन्स वगैरह जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएँ हैं वो शुरू नहीं कराते हैं। तो ये मखसूस लोगों में, ये नहीं कि आपको डायबिटीज़ है, आपका बाईपास हो चुका है, आप जाके कैल्शियम स्कोर करवा लें। आप तो पहले ही हाई रिस्क है, ठीक है? तो उन लोगों में बहुत काम का टेस्ट है और ये कि बहुत फ्रीली अवेलेबल है। डॉक्टर से एक और सवाल रहेंगे कि हमने देखा है कि पिछले 1 साल में या तो मीडिया की वजह से या आप बताएँगे कि यंग हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। हम पहले भी देखते थे। तो ये क्या कुछ ज़्यादा हो गए हैं या ये हाइप क्रिएट हुई है? ये इसकी क्या वजह है और इसके बारे में बताएँ कि क्या किस तरह इसको रोका जा सकता नहीं, दोनों फैक्टर्स हैं। होते होंगे, पहले हमें इतने नज़र नहीं आते थे, लेकिन बढ़ भी गई है ना। जैसे हमने सारी चीज़ों की बात की है कि पाकिस्तान जो है बड़ी तरक्की कर रहा है उन चीज़ों में जिसमें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो अभी डॉक्टर इब्राहिम ने बात की है, ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। और एक उसमें फैक्टर जो स्मोकिंग है, वो उसके ऊपर जो है ना वो सोने पे सुहागा है। ठीक है, मैं लोगों को यही समझा रहे होते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके खून की शरीयानों में जमा होता है तो ग्रेजुअली जमा होता है, वो स्टेबल होता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो ब्लॉकेज बढ़ती है और आपको ग्रेजुअल प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है जब एक्सपोज़ होता है स्मोकिंग के साथ, तो इसमें क्रैक पड़ता है और उस क्रैक के ऊपर ब्लड क्लॉट बनता है। और वो क्लॉट एकदम से आपकी खून की नाली जो 40% बनती है उसे 90-100% कर देता है। तो उससे जो है फिर वो अचानक से बंद होती है तो फिर हार्ट अटैक शुरू हो जाता है। सही। तब जो स्मोकर्स हैं, हम यूजुअली उनकी जब एंजियोग्राफी करते हैं खासतौर से यंग लोगों में, तो पता चलता है एक जगह तो खून की नाली नैरो है या बंद है और बाकी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो वहाँ पे भी थिन लेयर होती है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन वो स्टेबल होती है। तो स्मोकिंग जो है ये बड़ा आपको प्रिडिस्पोज करती है। फिर ये हमारे यहाँ जो है कुछ फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होता है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रही है, ये जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। तो जिनमें भी जो है यंगर एज लाइक 50 से कम जो है मर्दों में और 60 से कम औरतों में हो रहा है, फैमिली में है, तो उनको अपने रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह एवेलुएट और कंट्रोल करने चाहिए। स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, जबकि होता नहीं है, मतलब फैमिली में हो रहा है, राइट लेफ्ट अपर लोअर, लेकिन फिर भी जो है वो सिगरेट पी रहा है बच्चा जो है ना, और वो फिर जब हार्ट अटैक होता है तो फिर वो आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर इब्राहिम ये बताएं कि ओबेसिटी जो आपने मोटापे की बात की थी और आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं जो कि एक दवाई ओज़ापिक है, दुक्सिमाब है। सो ये दवाइयाँ जो हैं कितनी इफ़ेक्टिव हैं? इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो उससे पहले क्या एहतियात करें? मैं एक चीज़ यहाँ पे डॉक्टर सुहेल का पे ऐड कर दूँ कि द रीज़न जवान लोगों में हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि पहले आप जब छोटे थे हम पढ़ते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 55-60 साल की उम्र पे डायबिटीज़ हो रही है। पाकिस्तान में हमने भी स्टडी प्रेजेंस की बहुत कि 45 साल 40 साल की उम्र में। अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस कह रही है कि आप इतने हाई रिस्क में हैं कि आप 30 साल की उम्र में हर किसी को शुगर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ हाई रिस्क। जो अभी हमने देखे कि जो लोग जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला, हार्ट अटैक हुए, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। और डॉक्टर साहब सिगरेट का कह रहे थे, सिगरेट छोड़ के अब हम शीशे पे चले गए, वैप पे चले गए, विच आर इक्वली हार्मफुल टू द पीपल। फिर ये भी अब रिसेंट सारी ट्रायल्स बता रही कि जो यंग लोग हैं जिनको 15-15-20 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो रही हैं और जो ओवरवेट है, उनमें रिलेटिवली अगर मैं 60 साल की 55 साल की उम्र में मुझे डायबिटीज़ हुआ तो उस बच्चे में दिल के मसले ज़्यादा बुरे होंगे कंपेयर टू मी एट द एज ऑफ 50 or 55 or so that is the reason we are seeing more and probably we are diagnosing as well now more and more investigation. अब मोटापा कम करने का क्या करें?
ठीक है ना, लाइफ स्टाइल और परहेज खाने का। बट कुछ लोगों में अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव द वेट रिडक्शन, तो हमारे पास चॉइसेस हैं कि हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं, और कभी कभी हम जो ऑपरेशंस करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी है। बहुत सारी इस वक्त दुनिया में डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हो रही है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है ओबेसिटी की दवाएं। आपने जिन 2 दवाइयों को आजकल जिसको हम कहते हैं ब्लॉकबस्टर है, ये GLP-1 ग्रुप ऑफ ड्रग के, और GLP और GIP, और आगे जाके आप देखेंगे इसमें तीसरा हो जाएगा ट्रिपल कॉम्बिनेशन। और फिर ये GLP आपको याद होगा एक वक्त हमने आपने यूज़ किया कि रोज़ इस्तेमाल करें, फिर हमने क्या कि ये वीकली हो गई, अब नई वाली आ रही है जो मंथली हो। अब ज़ाहिर है कोई भी नई एलोपैथिक में कोई भी मेडिसिन हो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। एक जो साइड इफ़ेक्ट इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में जो कहता हूँ शॉर्ट टर्म में कि मुझे नौज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गई या कॉन्स्टिपेशन हो गया, कि वो क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका ये है कि मेरे दिमाग में कहता है कि आप कम खाएं आपके सैटिस्फैक्शन सेंटर को, और आपका पेट की मूवमेंट स्लो करते हैं, तो वो जब स्लो होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका पेट भरा हुआ है, तो थोड़ा सा खाया आपका पेट भर गया तो आप खुश हो गए, और बहुत ज़्यादा फिर भी जज्बात में खा लिया तो वॉमिटिंग होगी। ये दवाइयाँ शुरू करने से पहले पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे थायराइड का अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर है तो आप उनको नहीं दे सकते। अगर आपको गॉल स्टोन है, पित्त में पत्थर है, तो आप ना दें, क्योंकि फिर इससे पेंडियाट्राइटिस होने का खतरा है। आजकल इस वक्त जो पूरी दुनिया में थोड़ी सी हमें हो रही है 2 चीज़ें, आँखों की बीनाई का चले जाना। इस दवा मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ये दवाइयों के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन जो लोग डायबिटीज़ है काफ़ी टाइम से, उनको इन दवाइयों को शुरू करने से पहले इनको अपनी आँखों का मुआयना कराना है, और फिर शुरू करने के बाद वापस 1.5-2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 6 महीने पे। और अगर आपको सुबह उठ के कभी होता है कि मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क आ गया है, तो यू शुड इमीडिएटली गो एंड सी योर आई स्पेशलिस्ट। सर इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये क्लिप जाएगा तो ये नेक्स्ट सवाल कमेंट्स में आएगा इसकी इसकी वजह हमें नहीं पता है, बहुत कम लोगों में, बट अब हमें पता चला है कि ये कॉम्प्लिकेशन होता है, तो अब हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरी वजह ये कि जो लोग ओलंपिक पे जाते हैं, हम वज़न कम करने की दवाइयाँ लेते हैं, तो वज़न हमारा तेज़ी से कम इन दवाइयों से होता है, मौनजेरों से ज़्यादा जल्दी होता है। You probably would lose anything between 10 to 25% of your weight with injections ये सारे। अब जब मेरा वज़न कम होता है ना, तो मेरे पेट की और ये बदन की चर्बी कम होती है, लेकिन इसके साथ मेरे पट्टे भी, मसल्स 70 to 65% चर्बी गई आपकी, लेकिन 30-35% आपका मसल भी कमज़ोर हुआ है, वो भी वीक हो गए। उससे ये होगा कि हम और आप अक्सर बेशतर आपके मरीज़ कहेंगे कि इनको कमज़ोरी हो गई चलने में। लोग कहते हैं यार तुम बिल्कुल कमज़ोर हो गए, तुम्हारा बदन पिघल गया है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हर किसी मरीज़ को शुरू करने से पहले आपने गाइड करना है कि आपको सातों के सातों दिन आपको वर्जिश करनी है। 4 दिन आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बट 3 डेज इन अ वीक वी वुड प्रेफर कि आप मसल बिल्डिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। मेरी डाइटिशियन होगी, वो आपको डाइट प्लान में देगी कि वो मसल्स है, दे आर एक्चुअली प्रोटीन। तो वो मेरा प्रोटीन इनटेक, जैसे अंडे की सफ़ेदी है, लीन मीट है, मुर्गी का वो चीज़ों का हम कंजप्शन ज़्यादा कर लें कि मेरे मसल की वेस्टिंग ना हो। और अब जो अच्छी बात आ रही है वेरी सून इंशाल्लाह, कि कुछ ये मैं जो कह रहा हूँ कि 3 और 4 कॉम्बिनेशन वाली दवाएं GLP, GIP, उसमें ये आएगी कि ये आपको कम करेंगे आपके मसल्स को भी, लेकिन वहाँ से वो दवाई आपके मसल को बढ़ाएगी। और ये वर्जिश और ये करने के साथ ये होगा कि आपके मसल की वीकनेस नहीं हो। तो ये ज़रूरी है, मेरी आँखों का मुआयना हो, मैं रोज़ाना वर्जिश करूँ, खाने का जो तौर तरीका हम सिखाते हैं, वक्त पे कम खाना है, तरीके से खाना है, तो इस दवाई के फ़ायदे बहुत हैं। क्योंकि मोटापा अगर हम देखें तो 200 बीमारियों की नहीं हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मुझे आर्थराइटिस नहीं होगा, वो जो स्लीप एपनिया मेरी सांस नहीं फूलेगी,
यू नेम इट डिजीज, और इसके साथ सब है। सबसे ज्यादा कैंसर भी मोटे लोगों में ही होते हैं। सो मोटापा कम करना है आपने किसी भी तरह से। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक बार हार्ट अटैक हो जाता है तो मरीज ज़रा चौंक सा जाता है कि भाई ये क्या हो गया, और पूरी दुनिया बदल जाती है कि भाई आगे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और स्पेशली यंग पेशेंट्स जो अभी ज़िंदगी शुरू ही कर रहे होते हैं। सो अब सारी उम्र क्या एहतियात करनी है, क्योंकि डिप्रेशन में भी जा सकता है ये मरीज। तकरीबन आधे मरीज डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके ब्रेन पे कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं हार्ट पेशेंट हो गया हूँ और अब पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है, अगला हार्ट अटैक कब हो जाएगा। तो उसको जो है हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, और बल्कि होता है कि मरीज़ के घर वाले जो हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से जब पहली दफ़ा फॉलोअप पे मरीज़ आता है तो उसको जो है वो उबली हुई सब्ज़ी नमक डाल के खा रहा हो, उसका खाना पीना बंद हो जाता है, उसकी हर चीज़ बंद हो जाती है। तो उनको भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, मरीज़ को भी। देखिए हार्ट अटैक हो गया, अब डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है या आपका मेजर हार्ट अटैक हुआ है। माइनर हार्ट अटैक जिसको मैं कहता हूँ ये वार्निंग हार्ट अटैक है, उसमें यूजुअली आपका दिल का फंक्शन ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, और उसमें अगर जो है आपकी डिज़ीज़ ऐसी थी कि उसको हमने स्टेंट के ज़रिए या बाईपास के ज़रिए उसको हमने कंट्रोल कर दिया है, आपका दिल मजबूत है, तो आपको बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म ये सब कुछ करेंगे जो कुछ आप पहले करते थे, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन बिल्कुल शुरू से बताना होता है कि दवाएं ज़िंदगी भर की हैं। तो एक दफ़ा जो है अगर आपने हार्ट अटैक हो गया, कुछ दवाएं ज़िंदगी भर की हैं, और अगर आप किसी भी स्टेज पे जाके समझेंगे कि अब मैं ठीक हूँ और आप उसको छोड़ेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि देखें दूसरा हार्ट अटैक पीछे सिग्नल पे खड़ा हुआ है, और ये जो दवा है ये रेड लाइट है, जैसे ही आपने इसको ऑफ किया वो आ जाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट की काउंसलिंग करना, तो उसको ये भी नहीं डराना कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये भी नहीं छोड़ना है कि बस अब तो ठीक हो गया। अब तो खासतौर से जब लोगों का बाईपास होता है, दे फील कि अब तो जो है वो खून की नालियाँ नहीं हो गई, अब तो दिल जवान हो गया, अब तो मसला ही कोई नहीं, और कुछ दिन के बाद वो सब छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो जल्दी वापस आते हैं। तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अल्लाह ने स्पेशलाइज खून की नालियाँ आपकी दिल की बनाई थी, वो आपकी सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई, ये तो आपने टाँगों से निकाल के, सीने से निकाल के लगा दी है, ये इसके लिए थी नहीं। तो इसकी मिसाल यही है कि आपने करोला में सुज़ुकी का पार्ट लगा दिया है, और आप समझ रहे हैं अब तो करोला रिन्यू हो गई। सही। तो आप इसको एहतियात से चलाओगे तो चल जाएगी, और अगर इसको दौड़ाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर हम बात करें शुगर की, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर तो हम डिस्कस ना करें, इसके बारे में बिल्कुल ज़रूरी है, मैं तो सोच रहा था आप कैसे भूल गए अभी तक। बताएं, ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, बहुत कॉमन है। जैसे हमने डायबिटीज़ की बात की, ब्लड प्रेशर भी बहुत एक कॉमन डिजीज़ है, और सबसे मसला ये है डायबिटीज़ का भी और ब्लड प्रेशर का कि ये जब तक बढ़ नहीं जाते, और ख़ासतौर से ब्लड प्रेशर जब तक कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, जब तक कोई ऐसे सिम्टम नहीं होते जिससे आप डायग्नोज कर सकें। और हमारे यहाँ लोग जो हैं वो हर सिम्टम को ब्लड प्रेशर से लिंक कर लेते हैं, और उसके सर में दर्द होता है ब्लड प्रेशर पर, तो मेरे सर में, किसी के कंधे में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है। तो ये एक मैसेज है कि हम उसको कहते हैं साइलेंट किलर। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपको नहीं पता चलता अंटिल कि कोई चेक करे उसको, और जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है फिर बहुत लेट हो जाता है। तो यही है कि रूटीन में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटरिंग कम से कम साल में एक दफ़ा, तो हमारे तो होता ही नहीं जब तक कोई मसला ना हो। और जब होता है तो ये होता है कि वो डॉक्टर के पास गया है, उसके सर में दर्द है या बुखार चढ़ा हुआ है, उसने ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, आपको तो ब्लड प्रेशर मर्द है, तो सर दर्द की गोली नहीं दी, उसने ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करा। तब से ये बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या उम्र के साथ बढ़ता है या नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि मरीज आता है 60 साल की उम्र में और 170 ब्लड प्रेशर हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब उम्र भी तो देखें मेरी 60 पे तो 170 नॉर्मल है। इस बारे में मसला वही है ना कि पहले वक्तों में ये कॉन्सेप्ट था कि उम्र के साथ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अब जो है वो चीज़ नहीं है। अब चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, इसलिए कि देखिए आपकी खून की नालियाँ तो वही है ना, बल्कि बूढ़ी हो गई तो वो तो और नाजुक हो गई और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। तो ब्लड प्रेशर का नेचुरली ये होता है कि उम्र के साथ आपकी आर्टरीज स्टिफ होती हैं, तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है और नीचे वाला थोड़ा नीचे चला जाता है, तो बीच में जो गैप है जिसे पल्स प्रेशर कहते हैं वो बढ़ जाता है। लेकिन ये कि कंट्रोल जो टारगेट्स हैं हमारे वो दोनों में वही हैं, चाहे वो यंग है या ओल्ड है। ओल्ड में ये होता है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है कुछ चीज़ों में, तो उनको बाज़ औक़ात पोस्टल सिम्पटम्स और इस तरह क्योंकि और भी जो बीमारियाँ होती हैं, तो उसकी तरफ से आपको ज़रा सा केयरफुल होना होता है, लेकिन कंट्रोल वही रहेगा। क्या सारी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ती है अगर शुरू हो जाए?
देखें ज़्यादातर जो वजूहात हैं ब्लड प्रेशर की उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि 95% से ज़्यादा लोगों में। तो जब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ठीक कर सकें, तो ब्लड प्रेशर तो फिर एक ज़िंदगी भर का ही है, और उसे कंट्रोल में रखेंगे तो जो है वो आपका काम चलेगा। और आप समझते हैं, होता है हमारे यहाँ कॉमनली कि अब तो कंट्रोल हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो दवा बंद कर दो, अब तो ब्लड प्रेशर ठीक है तो दवा नहीं खाता हूँ। तो मैं लोगों को, मरीज़ में एग्जांपल बहुत देता हूँ लोगों को ना, तो मैं उसको कहता हूँ कि देखो ये शेर है, इसको पिंजरे में बंद करके दवा का ताला कुंडी लगा दी मैंने। अब अगर जब तक ये कुंडी लगी हुई है, जब तक ये शेर दूर है, जिस दिन तुमने कुंडी खोल दी आ जाएगा। फिर क्या करेगा मुझे नहीं पता। तो ये लाइफ लॉन्ग, ये सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, दिल के अमराज हैं, ये लाइफ लॉन्ग हैं। तो इसको हम कंट्रोल करते हैं, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। डॉक्टर इब्राहिम, जैसे डॉक्टर सुहेल ने बताया कि दिल के मरीजों में डिप्रेशन होता है, सो डायबिटिक मरीजों में भी हमने देखा है कि वो डिनाइल फेज में चले जाते हैं कि भाई मुझे तो शुगर नहीं है, और अगर वो की है तो क्यों हुई है, हमारे ख़ानदान में तो किसी को नहीं है। और फिर इसके लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लिकेशन होती है? इंसुलिन अगर लग गई तो मरीज़ जो है वो कहता है कि मैं किस तरह अपने काम पे इंसुलिन लगाऊंगा, लोगों को बताना नहीं है, लोग छुपाते हैं। इस बारे में बताएं सर। देखिए, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक बहुत ही, मतलब ये तो कुदरत की तरफ से लाइफस्टाइल का, एनवायरनमेंट का रोल ज़रूर है, लेकिन आ जाती है। अब एक बीमारी आई है, इसको हमें फेस करना है, उसके तरीक़ेकार है, उसके इलाज है। डायबिटीज़ में स्ट्रेस बहुत है, आजकल आपकी मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, और जब ये स्ट्रेस मिलता है तो फिर डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है डायबिटीज़ का। द रीज़न इज़ कि हमारे माशरे ने आज तक इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं। अब बाहर के मुल्कों में ये है ना कि अब डायबिटीज़ के मरीज़ को डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं बोलते। तो उनसे जो हमारा बात करने का तरीका है, और ये इनका स्ट्रेस की एक वजह ये होती है, ख़ासकर मोटे लोगों में जब डायबिटीज़ होती है तो इट इज़ टेकन एज़ अ सोशल स्टिग्मा। लोग उनकी मज़ाक करते हैं, इसको शुगर की बीमारी हो गई, तो वो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इंसान चले जाता है, अपनी दवाई का इलाज करने नहीं जाता। मैं सोशल आइसोलेशन में लोगों से दूर रहता हूँ, मैं डिप्रेस रहता हूँ। तो आपने सुना ही होगा, जब भी बंदा डिप्रेस होगा उसको खाने का कोई होश नहीं होगा, उसके खाने के कोई टाइमिंग नहीं होंगे। वो डॉक्टर से पे जाते वक्त डरेगा कि डॉक्टर तो बोलेगा तुम मोटे हो, तुम्हारा वजन कम करो। ऑफिस में लोग जॉब नहीं देते, आप ऑफिस में ही आप बात करते हैं, इंसुलिन पे होते हैं। आई थिंक नाउ वी एज अ नेशन शुड मूव फॉरवर्ड, कि जो लोग को शुगर है उनको हमें फैसिलिटेट एज अ फैमिली मेम्बर्स, एज अ कम्युनिटीज़ हमें करना चाहिए। जैसे बहुत मरतबा ऑफिस में आजकल हम फेस कर रहे हैं कि चाय बनती है तो उसमें मिल्क पाउडर, क्योंकि वो दूध तो नहीं रखेंगे, फ्रिज नहीं है। आपने जैसे कहा कि मेरा इंसुलिन है, एक छोटा सा बड़ी सी ऑफिस में अगर फ्रिज है उसका कोई कॉस्ट नहीं है, मेरी इंसुलिन उसमें पड़ी हुई हो, मेरा मिल्क उसमें पड़ा हो, मिल्क पाउडर में यूज़ नहीं करूँ। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट के जो मालिकान हैं उनसे कहता हूँ कि डायबिटीज़ में एक वजह जो होती है ना, मैंने पहले भी कहा कि हम नेचर से हट गए। अब मेरी शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस शिफ्ट ड्यूटीज़ वाले को डे टाइम पे लेके आए। कुदरत का निज़ाम है, रात में हार्मोन बनते हैं, दिन में हार्मोन बनते हैं। मेरा तो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ही उल्टा हो गया अब रात की ड्यूटी से। मेरे कोलीग्स को मैं जाके बताता नहीं हूँ कि बुरी बात है कि इसको शुगर है। अब खुदा ना करे मैं अगर बेहोश हो गया अपने ऑफिस में, तो उनको तो किसी को पता ही नहीं मुझे शुगर है। हमें भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, हमारे कोलीग्स को बताना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली नहीं बताते सोशल मीडिया के व्हाट्सएप मैसेजेस पे कि मुझे शुगर है, अगर मेरा शुगर लो होता है तो मुझे ये होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए। मेरी शुगर हाई होगी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इमरजेंसी में किस वक्त हॉस्पिटल लेके जाना है। फ्रिज एक प्रोवाइड करें, वो आपको खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात, जैसे कि हम चाहते हैं कि डायबिटिक के मरीज़ वक्त पे खाएं, तो ऑफिस में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि मुझे अगर शुगर है तो मेरा 2 बजे खाने का टाइम है, तो मुझे उस वक्त लंच ब्रेक इज़ हार्डली 10 मिनट्स टाइम, कोई बिज़नेस नहीं रुकेगा। तो ये स्ट्रेस को हम कम करेंगे ना, जिस आजकल सबसे बड़ी वजह है कि लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती, और जब स्ट्रेस में मैं हूँगा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरी शुगर बढ़ेगी, तो फिर मैं डॉक्टर सुहेल का मरीज़ बनूँगा। डॉक्टर सुहेल, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए एक पैगाम। देखिए, पैगाम यही है जो बहुत पुराना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो ये हम जो सारी बातें कर रहे हैं, इसको अगर होने से हम पहले ही ये सब चीज़ें कर लें, तो वो बहुत बेहतर है, इसलिए कि आगे जो है ये सारी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं। पहला ही इवेंट जो है वो आपको या तो डिबिलिटेट कर सकता है, जानलेवा हो सकता है, और फिर ये कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से कार्डियोलॉजी में। तो वो बहुत सारे लोग जो है ना उसमें फँस जाते हैं। तो बेहतर है कि लाइफ़स्टाइल जो मॉडिफ़िकेशन मैंने बात की है, कि डिज़ीज़ को जो है पहले से सर्विलेंस की बात की है कि चेक करें, और जो है स्मोकिंग और मोटापा और ये चीज़ें कर लें, तो आगे जो है ज़िंदगी आसान हो सकती है। वरना एक दफ़ा इसमें आ गए तो ज़िंदगी भर के फिर मसाइल हैं, ज़िंदगी भर का इलाज है, और फिर जो है वो सारी ज़िंदगी उसको भुगतना है। तो बेहतर है कि उसको आने से रोकें। डॉक्टर इब्राहिम, कोई आखिर में पैगाम? शुगर इस मुल्क में बहुत कॉमन है, एंड आई थिंक कि हम सब मेडिकल लोग, कम्युनिटीज़, पॉलिसी मेकर्स, सोशल मीडिया, हम सब काम करें इसको मिलके के प्रिवेंट करें। और प्रिवेंशन के लिए मेरी नज़र में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं लाइफ स्टाइल में, कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़े। हर वो बंदा जिसको शुगर की बीमारी नहीं चाहिए, उसने रोज़ 40 मिनट्स वॉक करना है, खाने में परहेज़ करना है, मुरगन गज़ाए, प्रोसेस्ड फूड, ये सब वो करना है। हाई कार्बोहाइड्रेट जो हम कहते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी। हर वो सफ़ेद चीज़, चाहे सफ़ेद आटा हो, सफ़ेद चावल हो, नमक हो, चीनी हो, इन सब को हमने परहेज़ करना है, और हमें अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है। क्योंकि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट रहेंगे, मेंटली फ़िट में हमारी कौम तरक्की करेगी, क्योंकि सेहतमंद माशरा किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। डॉक्टर एम इब्राहिम और डॉक्टर सुहेल अब्रार, आपको इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर सुहेल अब्रार और डॉक्टर एम इब्राहिम ने कहा कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने में एहतियात करें और अपना बहुत ख्याल रखें ताकि ये बीमारियां हो ही ना। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज अगर एक बार हो जाता है तो फिर सारी उम्र के लिए होता है। दवाइयाँ सारी उम्र के लिए, परहेज सारी उम्र। तो बेहतर है कि ये हो ही ना, ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।